हेलो 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 हेलो। ओ माय गॉड, इस सेशन में बच्चे आएंगे भी या नहीं आएंगे, या मुझे अकेले अपने आप से डाउट पूछ के सॉल्व करने होंगे? आ जाओ। लो चलो, एक बच्चा तो आ गया, दो बच्चे आ गए। सिमरनजीत और नंदनी, दीपांशी। ओ माय गॉड, आठ बच्चे आ गए। गुड। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? पहले तो गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। की हाल चाल? बढ़िया हो? आपकी गुड ऑडियो वहां से। आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलो, दीपांशी, नंदनी, विकास, कौशिक, सिमरनजीत, पलक, आकाश। ओके, चलो जी गुड स्टार्ट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं नालायक, गुड आफ्टरनून, 12 बज गए हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलो जी स्टार्ट करें फिर डाउट सेशन। यस सर। लो जी, सबसे पहला डाउट बताओ। फिर सबसे पहला डाउट कौन लेगा? सिर्फ एक बार हैंड रेस कर दो, मैं अपना नाम यहाँ से आपको बुला लूंगा और अपना डाउट लेना स्टार्ट कर सकते हो। बताओ जी, सबसे पहले किसको डाउट लेना है जी? विकास। हाँ जी विकास। हाँ जी विकास, वहां से अपनी ऑडियो ऑडियो ऑन करो वहां से। ओके सर। हाँ जी। हेलो सर। हेलो जी। कैसे हो सर आप? मैं तो सबसे अच्छा हूँ। ओके सर। हाँ सर जी। मेरा डाउट था इसके अंदर स्पेशल अलाउंस में हाँ जी। 1014 हाँ सेक्शन जी। 1014 में। हाँ जी। हाँ जी। सर अगर एक चाइल्ड हुआ फिर उसके बाद दो ट्विंस होते हैं हाँ जी। तो कितना अलाउड होगा? तो अलाउड होगा क्या? हाँ हाँ, अगर पहले एक बच्चा हुआ फिर ट्विंस हो गए तो उस फिर दो ट्विंस को हम ट्विंस एक ही मानेंगे, एग्जाम्पशन हमें तीनों की मिल जाएगी। और फिर अगर सर पहले ट्विंस हो गया फिर बाद में हुआ तो एक। हाँ, अगर पहले ट्विंस हो गए फिर बाद में एक हुआ तो सिर्फ पहले वाले दो बच्चों की मिलेगी, बाद वाले की नहीं मिलेगी। सेम ओके। कॉन्सेप्ट जो आपने सैलरी में और एलटीसी वाले चैप्टर में किया था ना, एलटीसी वाले के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट था। और पहली बात ना, ट्विंस मत ओके बोलो। कई बार क्या होता है कि अब वहां पे लॉ में लिखा है, अगर एक बच्चे के बाद मल्टीपल बर्थ हुए, मल्टीपल बर्थ का ओके मतलब यह कि पहले एक बच्चा हुआ और अगर फिर तीन बच्चे भी हुए ना, तो उन तीन बच्चों को हम एक बच्चा मान के एग्जाम्पशन सबकी दे देंगे। ओके। ठीक है विकास? और सर सेक्शन नंबर 33 ए भी थोड़ा बता दीजिए ना। थर्टी थर्टी थ्री थ्री ए ए बी थर्टी बिजनेस। थ्री ए बी के अंदर तो यार ये है कि जो आपको डिडक्शन मिलती है ना, वो 40% की मिलती है। जो आपका टी रबर कॉफी वाला होता है ना, उसके उसके अंदर एक हम फंड क्रिएट करते हैं। ओके उस फंड के अंदर जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो, तो जो भी आपकी बिजनेस की इनकम निकलती है उसका 40% मैक्सिमम डिडक्शन आपको उसके अंदर अलाउड हो जाती है। ओके। हाँ जी। और सर एक डाउट तो नहीं बोलूंगा मैं, मेरे को ऐसा एक डाउट लग रहा है कि वो जो मैट का चैप्टर है हाँ जी। अभी रेट चेंज हो गए 15% हो गए। हाँ जी। सर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है लेकिन विच इज हायर क्यों है? तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है विच एवर जो इज हायर का मतलब तो, मेरे लाल मेरे काले मेरे पीले, विच एवर इज हायर का मतलब तो ये हो गया ना, एक बात मुझे सोच के बताना। जैसे मैट का मतलब ही क्या है? कम से कम आपको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। अब सोच के बोलना, जैसे आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा है 10,000 पे, और अगर ओके मैट निकल के आ रहा है 15,000 पे, तो आपको देना कितना पड़ेगा? 10 देना पड़ेगा, 15 देना पड़ेगा? 15 देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला, कम से कम 15 तो देना ही पड़ेगा। सेकंड केस लेके चलो, मान लो नॉर्मल कम टैक्स से आपका आ कम रहा है 15। 20,000 पे। नॉर्मल टैक्स आ रहा है 20,000 पे, और मैट आ रहा है आपका 10,000 पे। अब अगर नॉर्मल ओके टैक्स 20,000 पे है, मैट 10,000 पे है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि जब नॉर्मल टैक्स ही 20,000 पे आ रहा है तो आप हमें नॉर्मल ही पे करोगे, फिर मैट पे नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी आपको हमें इनकम टैक्स पे करना है वो कितना पे करना है? ओके नॉर्मल टैक्स और मैट, इन दोनों में से जो भी ज्यादा आ रहा होगा ना, वो हमें आपको पे करना है। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है विकास? सर एक लास्ट डाउट है सेक्शन। हाँ सर, सेक्शन नंबर 40 छोटा ये बता दीजिए ना। सेक्शन नंबर 40 कौन सा? 40 पीजीपी के अंदर 40 के तो काफी सारी सीरीज है, उसमें 40 में क्या? सर बिजनेस में, नहीं नहीं, बिजनेस में सेक्शन है स्मॉल स्मॉल ए वाला, स्मॉल ए।
जो टीडीएस, सेक्शन 40 स्मॉल ए। नहीं नहीं बात तो सुनो मेरी नालायक, हाँ मैं टीडीएस। कह रहा हूँ कि जो टीडीएस वाला प्रोविजन है वो आप कह रहे हो, या मुझे 40B कह रहे हो जो पार्टनरशिप फॉर्म वाला है सेक्शन 40 की टीडीएस सिर्फ। वाला। अच्छा टीडीएस वाला, ठीक है ठीक है। इधर सुना ध्यान से, अब विकास का ना ये डाउट है, एक बार मैं डाउट रिपीट कर दूं। डाउट यह है कि आपने पीजीपी का चैप्टर पढ़ा हाँ होगा, सर। उसमें एक सेक्शन 40 है डिस अलाउंस वाला, अगर आपको ध्यान आता हो। उस सेक्शन 40 में ना एक तो 40A1 है और एक 40A1A है। अब 40A1 और 1A के अंदर फर्क ओके। क्या होती है? एक बात मैंने सोच के बोला, पहली बात तो 40A1 एप्लीकेबल होता है कि जब हम पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट को, उस केस में लगता है 40A1, और जब हम पेमेंट करते हैं रेजिडेंट को उस केस में लगता है 1A। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जब भी तुम एनआर को 1A। पेमेंट करोगे और उस पेमेंट पे टीडीएस कटना चाहिए था, बट तुमने टीडीएस नहीं काटा, या तुमने टीडीएस काट तो लिया बट टीडीएस काटने के बाद रिटर्न की ड्यू डेट से पहले गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो सोच के बोला पेमेंट करने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर पेमेंट करने वाले ने यस। डिफॉल्ट किया तो उस केस में जो भी वो एक्सपेंडिचर होगा ना वो पीएनएल में डेबिट नहीं कर पाएगा, वो सारा खर्चा डिसअलाउड कर देंगे। अब रेजिडेंट वाले ओके। केस में भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें फर्क बस इतना सा है, रेजिडेंट वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम 100% खर्चा डिसअलाउड नहीं करेंगे, 30% खर्चा डिसअलाउड करेंगे और 70% खर्चा अलाउड कर देंगे। इट मीन एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो मैं आपके सामने बैठा हूं, ठीक है जी विकास, मान लो आप यस। एनआर हो, अब मुझे आपको पेमेंट करनी है 4 लाख रुपए की, बट मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो गवर्नमेंट कह रही है विवेक कि 4 लाख रुपए तुम पीएनएल में डेबिट नहीं करोगे क्योंकि तुमने टीडीएस नहीं काटा और काट के जमा नहीं कराया। बट अगर वही आप रेजिडेंट होते और सेम डिफॉल्ट में करता, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया 4 लाख डिसअलाउड नहीं है, इस 4 लाख का 30% मतलब 1,20,000 पे हम डेबिट नहीं करने देंगे, इसका 70% जो होगा उतना ही डेबिट होगा, बस ये बात ध्यान देना। तो ये बात उसके अंदर है। ओके। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, अब आगे दीपांशी। रितु मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद, और गुड नंदनी आपके पास मॉर्निंग भी आता हूँ। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, सर। मुझे ना सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 का जो सेकंड प्रोविजो है उसमें डाउट है, एक मतलब बार वो समझ नहीं। एक बार दोबारा बोलो। सर सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 का सेकंड प्रोविजो। सेक्शन 92C का सबसेक्शन 4, आप उसकी बात कर रहे हो ट्रांसफर प्राइसिंग की? यस सर, ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जो 92C आपका एएलपी निकालने वाला है। यस सर। चलो। सर उसमें जो फर्स्ट प्रोविजो है वो तो डिडक्शन के बारे में बात करता है कि डिडक्शन नहीं मिलेगी हाँ जो जी। भी आपने एडिशन करा है, हाँ हाँ हाँ। और सर उसका जो सेकंड क्लियर नहीं है। सेकंड प्रोविजो में ना उसमें टीडीएस की बात की गई है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जितने बच्चे यहाँ पे प्रोफेशनल के हैं ये क्वेश्चन उनके लिए है, ये जितने बच्चे एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस के हैं ये क्वेश्चन उनके लिए। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन ये आया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में याद करो एक 92C में ना हम आर्म लेंथ प्राइस निकालना सीखते थे। उस आर्म लेंथ प्राइस वाले सेक्शन में एक 92C1 था, C2 था, C3 था और C4 था। अब C3 और C4 कब लगता था? उसके अंदर ये लगता था कि अगर एएलपी असेसी ने जो निकाली, अगर वो एएलपी सही नहीं है तो डिपार्टमेंट आपकी एएलपी निकालेगा, और फिर डिपार्टमेंट एएलपी निकालता था 92C3 के अंदर। फिर 92C4 ये बात बोलता था कि जो भी डिपार्टमेंट ने एएलपी निकाली ना, उस एएलपी को यूज करके उस असेसी की इनकम निकाल देंगे उसके बेस पे। ये 92C4 में लिखा था। फिर 92C4 की ना प्रोविजो 2 थी, उसमें लिखा था कि जितनी भी इनकम इंक्रीज की है, मतलब जो इनकम फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपए है नॉर्मल और एफएमवी निकल के आ रही है 300 रुपए, तो 200 रुपए मुझे एड बैक करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है जो 200 रुपए तुम एड बैक करोगे ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में, तो इस 200 रुपए की ना तो कोई आपको मिलेगी डिडक्शन ना कोई मिलेगी एग्जम्पशन। ये लिखा था फर्स्ट प्रोविजो में। और सेकंड प्रोविजो ये बात कहना चाहती है कि जो ये 200 रुपए है ना, इस 200 पर जो टीडीएस कटेगा, क्योंकि कई बार आता ऐसा होता है कि जो हम पेमेंट करते हैं उस पर टीडीएस कटना चाहिए। अब इस 200 पर जो भी हम टीडीएस काटेंगे ना, उस टीडीएस का कोई भी रिफंड जो होगा वो तुम क्लेम नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, ना तो इंक्रीज अमाउंट की तुम्हें डिडक्शन मिलेगी और ना ही इंक्रीज अमाउंट वाले केस में तुम्हें टीडीएस का रिफंड मिलेगा। ये दोनों प्रोविजन के अंदर ये लिखी हुई है। ओके सर। सर एक और डाउट था। हाँ जी। सर जो कॉस्ट प्लस मेथड है उसमें मतलब अगर कोई एक इंडियन कंपनी है उसको रिलेटेड पार्टी से टेक्नोलॉजी मिल रही है हाँ जी। और सेम टेक्नोलॉजी
मतलब अनरिलेटेड पार्टी से उसे टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, फिर जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम उसे कंपेयर करने लगते हैं तो फिर उसमें हम लेस कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो सर वो लेस क्यों है, वो ऐड क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, अगर हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे होंगे ना। जी जी सर। और यस अगर सर। पेमेंट कर रहे होंगे तो उस केस के अंदर देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने एक तरह से एक्सपोर्ट किया है, मैंने एक तरह से इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट वाले केस में, जो एक्सपोर्ट वाले केस में आप ट्रीटमेंट करते हो, उसका रिवर्स होता है। सर इम्पोर्ट कर है इसमें। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना। देखो, जो आपने कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में किया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको जो एग्जांपल क्लास में दिया था, जो भी आपने क्लास में किया होगा, उसके अंदर नॉर्मली हम एग्जांपल लेके चल रहे थे एक्सपोर्ट वाला। यस सर। और ये वाला केस है इंपोर्ट का। तो जो आप जी सर। ट्रीटमेंट एक्सपोर्ट वाले केस में करते हो, उसका रिवर्स ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है। सर तो मुझे बस लास्ट डाउट था सर, जो आपने क्वेश्चन बैंक दिए हैं, मतलब बुक के पीछे जो क्वेश्चन बैंक है सर, मुझे उस क्वेश्चंस में डाउट है, जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ कुछ पॉइंट्स में डाउट है, तो सर वो मैं आपको व्हाट्सएप पे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, सेशन के बाद मैं आपको देख के बता दूंगा। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और बताओ जी। और किसी, हाँ रितु, रितु, हाँ जी रितु बताओ। सर सेक्शन 54 कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का सेक्शन 54 में कौन सा पॉइंट? सर ये टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा, कैपिटल गेन। ये टॉपिक तो बट मैंने यूट्यूब पे पूरा डाला हुआ है। सर हमें मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा? तो उसमें ऐसा करना है, यूट्यूब पे आप ओपन करोगे ना, एक बार उसमें सर्च में बस ये लिख देना सेक्शन 54 और मेरा नाम लिख देना, बाय सी विवेकाबा। पूरा 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट आ जाएगा वहां पे। ठीक है, उसमें 54 की ना मैंने पूरी सीरीज समझाई है, और उस सीरीज में जो अमेंडमेंट है वो मैंने अमेंडमेंट क्लास में भी डाल दी है। ठीक है ना, 54 में एक अमेंडमेंट आई है इस बार, तो वो सीरीज पहले वहां से कर लेना, फिर 54 में जो अमेंडमेंट आई है उसको अमेंडमेंट क्लास में से देख लेना, वो सारी सीरीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी। हाँ जी नंदिनी। हेलो। हाँ सोनल, हेलो। मैं आपके पास आता हूँ इसके बाद। नंदिनी, नंदिनी पहले, नंदिनी हाँ जी। अपनी ऑडियो वहां से ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। तो जो सैलरी वाले चैप्टर में मेडिकल फैसिलिटी वाला टॉपिक है, हाँ जी, तो उसमें सर जो फैमिली मीन्स है ना, हाँ जी। तो उसमें मैरिड डॉटर्स भी कवर होंगी। उसमें क्या लिखा हुआ है वर्ड, क्या लिखा हुआ है वर्ड? सब मतलब फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, मैरिड और अनमैरिड। तो ठीक तो है बिल्कुल। चिल्ड्रन का मतलब क्या है? चिल्ड्रन मीन्स चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे माइनर हो, चाहे मेजर हो, पूरी फैमिली में वो कवर होंगे। ओके सर। और सर जो सुपर एनुएशन फंड है, उसमें मतलब एक प्रोविडेंट फंड में जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते थे, तो इसमें खाली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। नहीं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। 1.5 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है, 1.5 लाख के बाद परक्विजिट बन जाता है। हाँ सब मतलब एम्प्लॉयर तो करता है, मतलब एम्प्लॉय भी करता है। हाँ, एम्प्लॉय भी अपना पैसा, सैलरी में से कुछ पैसा उसके कटता है, बिल्कुल। और सर, और एक और था जो लीव इनकैशमेंट वाला टॉपिक है, हाँ जी। उसमें फर्स्ट अक्टूबर 1998 के बाद मतलब जो एम्प्लॉय है उसका बर्थ होना इम्पोर्टेंट है, या फिर मतलब उसके बच्चों का? नालायक, लीव इन कैशमेंट नहीं है वो, लीव ट्रेवल कंसेशन है। देखो 3-4 बच्चे गिर गए हाँ ये क्वेश्चन सुन के आपका। लीव ट्रेवल कंसेशन में ये है कि बच्चों का बर्थ, इट मींस उनके पेरेंट्स का नहीं, अगर बच्चे का बर्थ 1 अक्टूबर 98 से पहले का है, ठीक है जी, तो उस केस में तो भैया जितने मर्जी बच्चे हों सब अलाउड है। और अगर 1 अक्टूबर 98 या उसके बाद का है तो मैक्सिमम 2 बच्चों की लिमिट है। ओके सर। ठीक है नंदिनी? और हाँ सर एक और पूछना है, हाँ जो पूछो। मोटर कार फैसिलिटी वाला है, एक बार ये वाला भी टॉपिक बता दो, इसमें समझ नहीं आ रहा था। मोटर कार में 4 पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर डाउट है आपको? सर मेरे को ये डाउट है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से मतलब छोटी गाड़ी में अगर एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंडिचर है, तो 1800 ही माइनस करेंगे खाली। देखो इधर देखो मतलब ध्यान अगर से, चलो मैं बताता हूँ, इधर सुना ध्यान से। जो आपने सैलरी वाले केस में मोटर व्हीकल वाला केस किया था ना, मोटर कार वाला, उसके अंदर मैंने आपको ना 4 केस बनवाए थे।
सबसे पहला केस तो मैंने कहा था कि अगर गाड़ी भी एम्प्लॉय की है, खर्चा भी एम्प्लॉय करेगा, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला नहीं, उस केस में नील और नील टैक्सेबल होगा, चाहे वो यूज कहीं पर भी करे। सेकंड केस मैंने कहा था कि अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है और खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर कर रहा है और यूज जो है ना एम्प्लॉय उसको दोनों जगह पर कर रहा है, तो मैंने कहा था जितना भी एक्चुअल खर्चा होगा उस एक्चुअल खर्चे में से छोटी गाड़ी का 1800 और बड़ी गाड़ी का 2400 और ड्राइवर का 900 माइनस करके जो आएगा ना उतना पोर्शन आप टैक्सेबल कर दोगे। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट मैंने और बताया था, मैंने ये पॉइंट बताया था कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा एक्चुअल खर्चा है 4000 पे और छोटी गाड़ी मान लो मेरे पास है, तो गवर्नमेंट ने बोला छोटी गाड़ी का माइनस करेंगे 1800 रुपए। अब गवर्नमेंट यहाँ पे ये बात बोलती है कि अगर एम्प्लॉय ये प्रूफ कर देगा कि उसका एक्चुअल खर्चा जो ऑफिस में हुआ है वो 1800 रुपए पर मंथ से ज्यादा हुआ है और डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक्चुअल मेरा टोटल कंबाइन खर्चा हुआ 4000 पे, गवर्नमेंट ने बोला छोटी गाड़ी का ना 1800 माइनस कर दो। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर एम्प्लॉय यहाँ पे प्रूफ कर दे कि भैया एक्चुअल खर्चा उसका 1800 रुपए से भी ज्यादा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, फिर एक्चुअल माइनस करेंगे, नहीं तो 1800 ही माइनस करेंगे, ये बात ध्यान दो, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो ऑलवेज 1800 माइनस करोगे और बड़ी गाड़ी का 2400 और अगर ड्राइवर भी साथ में होगा तो 900 रुपए उसका भी माइनस कर दोगे। ओके सर। और सर जब एम्प्लॉयर की कार होगी और एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय करेगा तो उसमें 600 मतलब ये माइनस नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट नहीं वो ऐड होगा, वो ऐड होगा वो। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की होगी, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की होगी और खर्चा एम्प्लॉय करेगा और यूज दोनों जगह पर होगा तो छोटी गाड़ी का 600 पर मंथ, बड़ी गाड़ी का 900 पर मंथ और ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ, ये हमें टैक्सेबल करना है। ओके सर। ठीक है नंदिनी? हाँ सर। चलो और बताओ जी। यहाँ पे सोनल, हेलो सोनल हेलो सर, हेलो गुड जी, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सच ए इनिशिएटिव सर। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, सर मेरा एग्रीकल्चर इनकम से डाउट है एक। हाँ जी बोलो। सर उसमें जब एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का जो हम स्पेशल कंप्यूटेशन मेथड लगाते हैं उसमें, तो सर जब स्टेप 1 में हम काउंट करते हैं और स्टेप 2 में और उसके बाद में स्टेप 3 में फर्स्ट में से स्टेप 2 वाले माइनस कर देते हैं, हाँ तो जी, सर जो रिबेट वाला कॉन्सेप्ट है अभी वो 5 लाख की लिमिट है अभी उसमें रिबेट में, हाँ जी। तो सर उसके लिए जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से एक्सीड होगी तभी लगाएंगे या फिर दोनों इनकम 5 लाख से एक्सीड हो गई अगर तब लगाएंगे? नहीं वहां पे टोटल इनकम आएगा। अच्छा टोटल इनकम अगर मेरा डाउट ये है कि अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर हमारी 5 लाख से कम है हाँ जी, और एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों मिलके 5 लाख से ज्यादा हो रही है, तो उस केस में रिबेट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा सर? उस केस में रिबेट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर हमारी 5 लाख से कम है। नहीं उस केस में रिबेट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों मिला के 5 लाख से ऊपर हो गई। हाँ दोनों मिला के 5 लाख से ऊपर है लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम है। देखो अगर सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम दी हुई है, सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर है, साथ में एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर है और 5 लाख से कम है तो रिबेट नहीं मिलेगी, सॉरी रिबेट मिलेगी, और अगर वो 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट नहीं मिलेगी। बट जो आपका एक आपने एग्रीकल्चर इनकम में जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, आपने पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से आप। यस सर। तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में ना आपको दोनों कंबाइन करके चेक करना है कि दोनों कंबाइन करके इनकम कितनी आ रही है। अगर वो इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट देनी है, अगर वो इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको रिबेट नहीं देनी। ओके सर थैंक यू सर। मेरा एक सेक्शन 80 जी में डाउट है, सेक्शन 80 जी। हाँ जी, हाँ जी। सर उसमें पहले जो अमाउंट था कुछ पार्टिकुलर चीज में वो 50% का था, कुछ में 100% का था, तो सर अब उसमें टोटल 50% ही हो गया है क्या सर सब में 80 जी में सेक्शन नहीं में? ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी वो पहले वाला ही है सर। हाँ बिल्कुल। और सर कैश की जो लिमिट है कैश पेमेंट की वो 2000 तक है या हाँ, फिर 10,000 तक है उसमें? नहीं 2000 रुपए की लिमिट है। और सर सेक्शन 80 डबल जी ए में 10,000 की लिमिट है। 80 हाँ 80 डबल जी ए। वहां पे लिमिट अलग है। अच्छा सर दोनों में अलग अलग है इनमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर थैंक यू सो मच सर, यही डाउट थे सर। थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हाँ जी आशुतोष। अर्शित मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ यार।
हाँ जी सर मेरे को हेलो आशुतोष। सर मेरे को सेक्शन 10 में ग्रेचुटी में एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय जो है, हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। उसमें से जो थर्ड पॉइंट अपना जो है, सो हाफ मंथ सैलरी ऑन वन द बेसिक्स ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर वाला, इस पॉइंट को सर नहीं समझ में आ रहा है। इस पॉइंट का मतलब यार ये है, आपको मैंने क्लास में समझाया था कि जब भी ग्रेचुटी मिलती है ना एम्प्लॉय को, तो पहली बात तो एम्प्लॉय दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तो सारी एग्जाम्प्ट होती है, नॉन गवर्नमेंट में दो केस होते हैं, या तो वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा या वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होगा। अब अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, पहले दो पॉइंट तो बिल्कुल सेम है, एक्चुअल और 20 लाख, ये दोनों पॉइंट दोनों में सेम है। तीसरा पॉइंट जो है ना, तीसरे पॉइंट को ध्यान समझना। तीसरे पॉइंट के अंदर मैंने ये कहा था कि अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, तो तीसरा पॉइंट ये बात बोलता है हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयरऑफ। अब आपको मैंने कहा था कि अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा ना, तो हाफ मंथ का मतलब ही होगा 15/26। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या है, जब उसने रिटायरमेंट ली उससे पहले उसकी सैलरी क्या थी। और सैलरी का मतलब क्या लेते हैं, बेसिक प्लस में डियरनेस अलाउंस। और वो डियरनेस अलाउंस कौन सा लेते हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होता है वो नहीं लेना, टोटल डीए यहाँ पे लेना होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस में डीए, और डीए टोटल वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे और पार्ट का मतलब क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय 6 महीने से ऊपर काम करेगा तो पूरा साल काउंट करेंगे, अगर 6 महीने से कम काम करेगा तो फिर हम लास्ट वाला साल काउंट करेंगे। ये तो तब है अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। और अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, तो हाफ मंथ का मतलब 15/30 हो जाएगा। फिर सैलरी हमें पिछले 10 महीने की सैलरी निकाल के उसका एवरेज लेना होता है, ठीक है नी। और यहाँ पे और पार्ट हम कंसीडर नहीं करते। और पार्ट का मतलब क्या है, अगर मान लो 20 साल 11 महीने भी काम किया तो हम 20 साल ही काउंट करते हैं, 11 महीने को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है नी। तो अब बताओ, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? और आप आशुतोष, आपकी ऑडियो बंद है, वहां पे ऑडियो बंद है, ऑडियो। सर आपने जो अभी बताया कि 20 साल 11 मंथ ही काम करते हैं, ये काउंट करते हैं, तो 20 साल ही काउंट करते हैं, 11 मंथ काउंट नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसको तो पूरा तो जैसे हाफ मंथ से ज्यादा हो गया तो उसको पूरा नहीं कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अगर नहीं 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 नहीं, देखो अगर कोई एम्प्लॉई ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा तब 21 लेंगे, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होगा तो हमें कंप्लीट ईयर लेने पड़ते हैं, उसमें हम और पार्ट कंसीडर नहीं करते। दोनों के अंदर यही फर्क होता है, ठीक है ना। जब ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा तब 21 लेना है, अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो जितने साल कंप्लीट होंगे ना, बस हमें कंप्लीट साल से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है आशुतोष? ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। सिमरनजीत, हेलो, अच्छा हर्षित, हर्षित चलो, हाँ पहले हर्षित आ जाओ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। आपके पास मैं आता हूँ, अभी वत्सल्य है, इसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। हाँ जी हर्षित बोलो। गुड आफ्टरनून सर। सर वो कैपिटल गेन का ना 55 सेक्शन है ना, उसका जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का राइट शेयर्स वाला टॉप जो पॉइंट था सर, वो बता दीजिए। कौन से वाला, कौन से वाला, एक बार दोबारा बोलो सर। सेक्शन 55 कैपिटल गेन का, हाँ। जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के राइट शेयर्स वाला बस है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो राइट शेयर का मतलब, पहली बात तो राइट शेयर सब जानते होंगे। राइट शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी जब भी ऑफर निकालती है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको निकालती है, उनको देती है, सबसे पहला राइट उनका होता है। अब जब भी कंपनी राइट ऑफर निकालती है ना, तो नॉर्मली जो मार्केट प्राइस होता है उससे कम प्राइस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी ने एक ऑफर निकाला, भाई 800 रुपए का शेयर 200 रुपए का लूट लो, लूट लो। अब 800 रुपए का शेयर 200 रुपए का लूट लो, लूट लो। अब ये लूटने की बात किसको कर रही है, जो उसके पुराने शेयर होल्डर है उनको वो कहना चाह रही है 200 रुपए के अंदर लेना है ले लो, नहीं तो अगर आप नहीं लोगे तो हम ये मार्केट में 800 रुपए का निकालेंगे, ठीक है। अब मान लो मैं एक कंपनी हूं, आप सब मेरे शेयर होल्डर हो, मैंने आप सबके घर में एक राइट का ऑफर भेज दिया। जब आपने वो कागज खोला उसमें लिखा था भाई 800 रुपए का शेयर 200 रुपए का लूट लो, लूट लो। अब कई बच्चे कहते हैं भाई हाँ भाई हमें ना ये शेयर लेना है। अब अगर वो ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो सोच के बोलना आपकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 200 रुपए की बनेगी, क्योंकि आपको वो 200 रुपए देने हैं, शेयर मिल जाएगा। एक बच्चा कहता है सर मुझे ना ऑफर लेटर वो एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शेयर है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम इसको आगे किसी को देना चाहते हो ना, इसको दे भी सकते हो। इसको हम बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, शायद आपने कभी सुना हो।
अब सोच के बोला, मेरे पास एक कागज है, इस कागज में लिखा है 800 रुपए का शेयर, 200 रुपए का, लूट लो लूट लो। इस शेयर को मैंने नहीं लूटा और इस शेयर को मैंने अपने दोस्त को ऑफर लेटर देना है। अब जब मैंने अपने दोस्त को ऑफर लेटर दिया तो सोच के बोलना, ये ऑफर लेटर मैंने दोस्त को दिया 300 रुपए का। मेरा आपसे बस क्वेश्चन ये है, कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और मैंने ये डायरेक्टली अपने दोस्त को 300 रुपए का दे दिया, तो मेरे हाथ में इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी? मेरे हाथ में कॉस्ट बनेगी नील, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जो 300 रुपए मैंने दोस्त से चार्ज किए वो सारा मेरा कैपिटल गेन आ गया। अब आपके मन में डाउट क्या आएगा, सर जिस दोस्त को आपने दिया उसके हाथ में क्या होगा? उसके हाथ में कॉस्ट बनेगी 300 रुपए जो उसने मुझे पे किए, प्लस जब वो ये ऑफर लेटर खोलेगा तो इसमें क्या लिखा होगा? 200 रुपए कंपनी को भी देने पड़ेंगे। तो 300 जो उसने मुझे दिए प्लस 200 वो जो कंपनी को देगा, उसके हाथ में कॉस्ट बन जाएगी 500। अब सुनना ध्यान से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेंगे? आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, कंपनी ने जिसको राइट का ऑफर दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इन चारों में से कॉस्ट क्या बनेगी? तो आंसर आएगा, जितना वो पर्सन एक्चुअली कंपनी को पे करेगा वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कंपनी ने आपको ऑफर दिया, उस पर्सन ने आगे किसी को दे दिया, तो जिसने आगे किसी को दिया, जिसने रिनाउंस किया, उसके हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी? आंसर आएगा नील। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कंपनी ने मुझे ऑफर दिया, मैंने आगे किसी को दिया, तो जिसको मैंने आगे दिया उसके हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी? तो आप बोलोगे प्राइस पेड टू द पर्सन हु रिनाउंस द राइट, और प्राइस पेड टू द कंपनी जिसको आपने, मतलब जिससे आपने शेयर लेने हैं, तो ये दोनों को मिला के जो प्राइस होगा ना वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है हर्षित? जी सर, जी सर। चलो सर जी, बोनस वाले में, बोनस शेयर वाले में नील होता है ना वो? बोनस शेयर, हाँ बोनस शेयर में नहीं लोगी, बट एक बात ध्यान देना, अगर बोनस 141 से पहले का है, अगर बोनस 141 से पहले का है फिर फेयर मार्केट वैल्यू होगी, और अगर 141 के बाद है फिर उसकी कॉस्ट लेंगे नील। ठीक है हर्षित? थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर जी। वत्सल्य सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा डाउट पीजीपीपी से था। हाँ जी सर, ये आपने ना बुक में ये पीजीपीपी सेक्शन 30 एंड 31 जो लिखवाया हुआ है। हाँ जी सर, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे समझने में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एड टू द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाँ सही लिखा हुआ है। हाँ सर, इसका एक बार मीनिंग बता दो आप। एड टू द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का मतलब ये है ना, जैसे एक बात में सोच के बोला, मेरे पास एक मशीन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे हाथ में एक कैलकुलेटर है, मान लो ये मशीन है, ठीक है। अब सोच के बोला दो केस होंगे, मैं इस मशीन का ओनर हूं, या तो मैं इसको यूज करूंगा या मैं आगे किराए पर आपको दे दूंगा, आप इसको यूज करोगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई मशीन का ओनर उस मशीन पर कोई कैपिटल खर्चा करेगा, तो उस केस में जो भी उसने कैपिटल खर्चा किया इस मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे और वो क्या क्लेम कर लेगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर इस मशीन पर रिवेन्यू खर्चा किया होगा, ये नालायक बीच में कौन बोल रहा है? वन्य है आपका माइक कौन है? सॉरी सर गुस्से हो रहे हो? चलो इधर सुना ध्यान से, एक बार मैं दोबारा बोलता हूं। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, मशीन पर अगर कैपिटल खर्चा किया होगा तो आप मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दोगे और उस पर मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। बट अगर किसी ओनर ने मशीन पर रिवेन्यू खर्चा किया होगा तो 100% खर्चा पीएनएल में डेबिट कर देंगे, ये ओनर के हाथ में ट्रीटमेंट है। अब अगर ये मशीन मैंने आगे किराए पर दे दी किराएदार को, और अगर किराएदार इस मशीन पर रिवेन्यू खर्चा करेगा तो मैंने कहा था 100% अलाउड है, और अगर किराएदार इस मशीन पर कैपिटल खर्चा करेगा तो आपको मैंने कहा था वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि बेयर लॉ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। तो जो आप मुझे कह रहे हो ना बेयर लॉ में लिखा है कि मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दो, तो वो ओनर के बारे में लिखा है कि ओनर जो भी कैपिटल खर्चा करेगा वो मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देगा और उस पर क्लेम कर लेगा डेप्रिसिएशन। सर एक और था अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वाले में। हाँ जी बोलो। सर ये जो आपने ना नोटबुक में लिखवाया हुआ है भाई, अनएब्सॉर्ब जो डेप्रिसिएशन होती है वो कैजुअल इनकम और सैलरी को छोड़कर किसी में भी हो जाती है। हाँ जी सेट ऑफ। हाँ जी सर ये बुक में सैलरी नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना। अब अगर आप बेयर लॉ चेक करोगे ना, अगर आप बेयर लॉ चेक करोगे तो बेयर लॉ में लिखा हुआ है कि जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म हो जाएगा कैजुअल इनकम को छोड़कर।
ठीक है। अब प्लीज ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे सैलरी से मैंने क्यों बोला कि सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है ना वो पीजीबीपी के हेड में कवर है, इसलिए इसको हम बिजनेस के लॉस का ट्रीटमेंट देते हैं। और कई लोग ये बोलते हैं कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो सेक्शन 32(2) में कवर है, और अगर 32(2) में कवर है इसलिए बिजनेस के लॉस में कवर नहीं होंगे, क्योंकि बिजनेस के लॉस सेक्शन 72 में कवर होते हैं। तो आज ध्यान रखना, दो ऑल्टरनेट है। इट मींस दो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि अगर आप सैलरी से खत्म नहीं करोगे तो आपको बिजनेस के इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर कहा था कि बिजनेस के लॉस सैलरी की इनकम से कभी खत्म नहीं होते। और अगर आप इसको बिजनेस की इनकम नहीं मान रहे, बिजनेस के लॉस नहीं मान रहे, तो उस केस में सिर्फ कैजुअल इनकम वर्ड आएगा, फिर आप सैलरी से खत्म कर सकते हो। बट मैं एग्जाम के लिए बोलूंगा, एग्जाम के लिए आपको सैलरी से खत्म नहीं करने, ये बात ध्यान देना, ठीक है। सैलरी कैजुअल इनकम, हाँ, सैलरी और कैजुअल इनकम दोनों, इनसे खत्म नहीं करने। एक और था, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन का रेट ऐसा 10% है या 5% है? डिपेंड करता है बिल्डिंग कौन सी है। नॉर्मल जर्नल रेट जो है वो 10% है। सर में 5% था, तब थोड़ी कंफ्यूजन। इसमें बुक में 5% दिया हुआ। नहीं 10% कर लेना जर्नल रेट। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी। सिमरनजीत, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी। Sir, I have a doubt in section 89 relief under section 89 जो सैलरी में है। हाँ जी बोलो। मेरे को doubt उसमें डाउट क्या है? रिलीफ कैसे निकालते हैं सर? एक्चुअली मेरे को पहली बार में कॉन्सेप्ट इतना मतलब समझ में नहीं आया था। अच्छा, रिलीफ यार ऐसे निकालते हैं। होता क्या है, देखो जो सैलरी के एरियर्स होते हैं ना, सैलरी के एरियर्स का मतलब क्या होता है कि आपको पिछले 3-4 साल का जो रुका हुआ पैसा है वो एक साथ इकट्ठा मिल जाता है। अब जो पिछले 3-4 साल का पैसा मुझे एक साथ मिलेगा, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है जो आपको सैलरी के एरियर्स मिले वो एरियर्स हम टैक्सेबल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आज हमारा 2020 चल रहा है और ये पैसा मेरा है 17, 18, 19 का। अब सोच के बोला, अगर ये पैसा मुझे उन सालों के अंदर मिल जाता तो उन सालों में रेट ऑफ टैक्स अलग अलग था। अब ये पैसा मुझे आज मिल रहा है तो आज रेट ऑफ टैक्स अलग है। अब सोच के बोलो, आज रेट ऑफ टैक्स मान लो 30% है, उन सालों में रेट ऑफ टैक्स मान लो 25% होता, तो आपके ऊपर तो हार्डशिप हो गई ना बिना बात की, क्योंकि गलती आपकी तो थी नहीं। अब अगर ये पैसा आपको उन सालों के अंदर मिलता, आप पे करते 25%, और अगर ये पैसा आज मिल रहा है आपको देना पड़ रहा है 30%। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि आप टेंशन मत लो, जितना ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ रहा है ना उतने का हमसे रिलीफ ले लो। अब सोच के बोला, गवर्नमेंट अल्टीमेटली कहना क्या चाहती है कि उतना ही टैक्स आपको देना पड़ेगा जितना आपका उन सालों के अंदर बनता। तो 89(1) में ना बस यही लिखा है कि आज का टैक्स निकाल लो, उन सालों का जो टैक्स बनता है वो निकाल लो, जितना ज्यादा निकल के आ रहा है उतने का 89(1) का रिलीफ माइनस करके बैलेंस जो आएगा वो तुम पे कर दो। ये 89(1) के अंदर लिखा हुआ है। सर मेरा एक और डाउट है, जैसे हमको सैलरी जैसे मान लो 3-4 साल की ऐसे एक साल में मिल रही है, बट ड्यू बेसिस पे हम मान 3-4 मंथ्स की में भी हमें नहीं मिली होगी प्रीवियस ईयर्स की, तो हम अगर ड्यू बेसिस पे वो वहां पे टैक्स दिया होगा तो फिर दोबारा टैक्सेबल नहीं करेंगे। फिर दोबारा टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर ड्यू बेस पे ऑलरेडी पहले आप टैक्स दे चुके हो तो दोबारा टैक्सेबल नहीं करेंगे, ये बात ध्यान देना। ओके सर, ठीक है। यस सर, गॉट इट। यस सर, गॉट इट। ओके जी। वन्या, वन्या। हेलो सर। हेलो जी। गुड मॉर्निंग। निष्ठा गुड मॉर्निंग भाटिया, सर। आपको नींद आ रही है? ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है आपको, मेरे को आपको क्या लग रहा है मैं प्रवचन सुना रहा हूँ? मतलब आज एक बाबा जी आए हैं, सत्संग कर रहे हैं, तभी नींद आ रही है। हाँ जी वन्या, चलो बोलो, डाउट बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी सर, अभी जो अमेंडमेंट्स आए हैं तो हम लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे कि अगस्त में? जैसे अप्रैल में कुछ आए थे, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में पहले तो हम लोगों को एक हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होता था तो हम लोगों को एनुअल वैल्यू नहीं रखते थे, लेकिन अब 2 हाउस के लिए हो गई है। हाँ तो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है ना। अमेंडमेंट क्लास तो मैंने फरवरी में ही डाल दी थी, फरवरी मार्च में, काफी टाइम पहले ही। सर एक्चुअल में मैंने क्या करा कि जो ना ICSI ने मॉड्यूल दिया था ना फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपन रजिस्टर करते हैं, हाँ जी, उसी से स्टडी करिए सर।
नहीं नहीं, Nothing more अमेंडमेंट much like अमेंडमेंट मेरे पास कोई अमेंडमेंट model जरूर नहीं देख था। लेना। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट क्लास सारी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, वो जरूर देख लेना, वो सारी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। ओके सर, वैसे मैंने डाउट से वो तो देखे थे आपके, वो जो आप क्लास लेते हैं ना सेशन दरबार, वो तो किया। सेशन दरबार, सेशन स्टूडेंट दरबार, हाँ जी। कहाँ गया बच्चा? वन्य, हाँ जी। बच्चा कहाँ चला गया? चलो, तो जहां भी है मैं उनको एक बार बोल देता हूँ, मेरे को यहाँ सामने दिख नहीं रहा। अमेंडमेंट आपको जरूर देखनी है, अमेंडमेंट क्लास मैंने यूट्यूब पे सारी डाल दी है। जो अमेंडमेंट क्लास मैंने यूट्यूब पे डाली है वो जरूर देखनी है, वो अमेंडमेंट सारी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो जी, फटाफट से बताओ, अब 4 मिनट हमारे पास बचे हैं। मैं एक दो डाउट छोटे छोटे ले सकता हूँ, फिर बाकी अगला डाउट सेशन मेरा 3 बजे होगा, उसके अंदर बैलेंस डाउट मैं आपके ले लूंगा। यहाँ पे बताओ जी अब किसका डाउट है? शुभम, शुभम बच्चा पता नहीं कहाँ गया। सर वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपके पास? मेरी सर आवाज ब्रेक आ हो रही रही है? है। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, शुभम बोलो। हाँ सर, मुझे डाउट एक्चुअली क्लबिंग में, जैसे कि 6414, 6416, ये सब में क्या होता है कि पहले इनकम कैलकुलेट होता है ट्रांसफरी के हाथ में, फिर हम में क्लब होता है। तो सर 6412 है जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो सैलरी वगैरह मिलता है, तो उसमें हम लोग सैलरी कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्ट क्लब कर देते हैं। ऐसा क्यों? 6412 में सर 6414 हो गया, 6416 हो गया, इसमें क्या है कि ट्रांसफरी के हाथ में पहले इनकम कैलकुलेट होता है, फिर हमें क्लब हो जाता है। ठीक है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का है, तो ठीक हाउस है, प्रॉपर्टी का प्रोविजन लगा कैलकुलेट होता है। तो सर ठीक है। 6412 जो है, जिसमें हाँ स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हाँ उसमें सर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि स्पाउस का सैलरी 1 लाख पर एनम है, हाँ। तो सर इसमें लोग 50K का रिडक्शन देंगे कि नहीं, कि डायरेक्ट क्लब कर देंगे? डिडक्शन नहीं देंगे उसको। हाँ सर, वही तो पूछ रहा हूँ, 6412 में मुझे मिलेगा कि नहीं डिडक्शन जब नहीं क्लब नहीं, करेंगे तो? जब आप उसके अंदर ऐड करोगे तो जिसके अंदर ऐड करोगे उसी के हाथ में सैलरी की इनकम बनेगी ना, तो वो डिडक्शन तो क्लेम अच्छा करेगा ही करेगा। अच्छा, तो सर बाकी सब में जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी है ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, तो उसमें सन्स वाइफ के हाथ में पहले हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, फिर हाँ क्लब हाँ करते हैं ट्रांसफर हाँ के हाथ में। हाँ। सर 6412 में ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, वहां तो आप अगर बेयर लो को ध्यान से पढ़ो, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपको जो सैलरी है वो क्लब करनी है, उसमें उसने नहीं लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी क्लब करनी है। अच्छा। तो इनकम हाँ आपको हाँ। निकालनी पड़ेगी वहां पे। और 64 जो बाकी सेक्शन है वहां पे क्या लिखा है, जो एसेट ट्रांसफर की उससे आने वाली इनकम क्लब करनी है। अच्छा, ओके सर। सर एक और डाउट है सर। हाँ जी। एनएससी को लेकर सर डाउट है सर, एनएससी का ट्रीटमेंट क्या होता है सर? एनएससी का अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल, हाँ हाँ। डिडक्शन क्लेम करते हो आप सेक्शन 80C के अंदर। तो सर जैसे कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मुझे एनएससी का इंटरेस्ट मिला है जिसमें लास्ट ईयर का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो सर सॉल्यूशन में क्या किया है कि आईएफओएस में अदर सोर्सेस में जोड़ दिया है लास्ट ईयर का इंटरेस्ट भी, ठीक है। जबकि सर लास्ट ईयर का तो लास्ट ईयर ही जुड़ना चाहिए। नहीं, आपने उस टाइम पे और ड्यू बेस पे टैक्सेबल नहीं किया होगा ना उन्होंने। तो सर क्वेश्चन में ऐसा कुछ अगर लिखा नहीं है तो हाँ, क्या तो तभी करना तो है? मैं कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तभी उन्होंने ऐड कर दिया। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता कि पहले टैक्सेबल हो चुका है तो नहीं करते फिर हम। और तब हमें ऐड करना होगा ना? बिल्कुल। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, चलो 1 मिनट बचा है बैलेंस मेरे पास, तो मेरे ख्याल से मैं किसी का डाउट तो ले नहीं पाऊंगा। तो 3 बजे फिर मेरा दोबारा से डाउट सेशन है, उसके बाद फिर मेरा डाउट सेशन 3 बजे के बाद मेरे ख्याल से 5 बजे है शायद, और फिर उसके बाद 6:30 बजे भी है। तो 3 डाउट सेशन मेरे पास अभी बचे हुए हैं, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे उन 3 सेशन में आप लेके आ जाना, उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ हाँ नंदनी बोलो। सर हमारे टैक्स ना 2.5 लाख के बाद लगता है, हाँ जी। उससे पहले एग्जेम्प्ट होता है, तो सर सैलरी में मतलब सैलरी में कब से लगना स्टार्ट होता है? सैलरी में भी सेम होता है, सैलरी में कोई अलग प्रोविजन थोड़ा है। तो सर जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना, तो उसमें आपने बोला था जैसे अगर हमारी 50,000 की डिडक्शन मिलती है और अगर सैलरी 50,000 है तो 50 मिलेगी, 40 है तो 40, तो मतलब ये नहीं नहीं, समझ नहीं वो तो आया मैंने है। ये बोला था कि जो डिडक्शन है 50,000 पे वो 1 साल की है। इट मीन्स अगर सैलरी पूरे साल की 40,000 है
तो डिडक्शन सिर्फ 40 ही मिलेगी। अब सोच के बोलना 40 पूरे साल की सैलरी है, 40 डिडक्शन मिलेगी, तो भैया इनकम तो मेरी कुछ आ ही नहीं रही ना, तो टैक्स मैं क्यों पे करूंगा, ठीक है ना। तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम आ रही है उसको कंपेयर करना है कि वो 2.5 लाख से ज्यादा है या नहीं है। हाँ सर, ओके सर सर, थैंक यू एक सो डाउट मच। और है सर, लास्ट। हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ सर, कि शेयर है, शेयर मैंने स्पाउस को ट्रांसफर किया, क्या तो चीज है? मुझे ऑलरेडी शेयर है, शेयर